हमने जो इनविटेशन आपको एक्सटेंड की थी उसमें क्लियर कट दो चीज़ें हमने मेंशन की है। एक तो ये कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने 1 साल कंप्लीट किया है उस पर हम बात करना चाहते हैं। दूसरा जो बड़गाम में बाई इलेक्शन हो रहे हैं उस पर बात होगी। आप सबको मालूम है कि इलेक्शन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरशिप बिलखुसूस उमर साहब और फारूक साहब किस तरह वोकल थे फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और फॉर रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। लेकिन हमने देखा कि जो ही इलेक्शन ख़त्म हुआ उनके कहने के मुताबिक उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि अगर जम्मू कश्मीर के अवाम ने उनको मौका दिया, मैंडेट दिया, तो पहली कैबिनेट और पहली असेंबली सेशन में ये दोनों चीज़ें जो आर्टिकल 370 और स्टेटहुड है उसको एड्रेस किया जाएगा, उसको पास किया जाएगा। लेकिन आपने देखा स्टेटहुड की रेजोल्यूशन जब लाई गई उस पर भी अपोजिशन की तरफ से, हमारी तरफ से कितना परसू किया गया कि उसमें भी लफ्ज़ों का हेर फेर रखा गया था। आर्टिकल 370 की बात कही थी ही नहीं। आज जो उमर साहब आज स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, विद नो पावर टू परसू देम, जो उनके पास ताकत थी वो उन्होंने गवाई। जब तक दिल्ली स्टेटहुड नहीं देती है, जब तक बीजेपी स्टेटहुड नहीं देती है मरकज़ में, तब तक हम में से कोई ओथ नहीं उठाएगा। ये इंजीनियर साहब की तब भी जब वो इंटरिम बेल पर रिलीज़ हुए थे तब उन्होंने उमर साहब को सजेस्ट किया था। लेकिन बदकिस्मती से उमर साहब को इख्तिदार की लत पड़ी थी। वो गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे थे, वो प्रोटोकॉल का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने लोगों की एस्पायरेशन और सेंटिमेंट्स को ताक रखकर एक विदाउट गिविंग एनी थॉट टू इट उन्होंने हुकूमत संभाली। आज 1 साल पूरा हुआ, उमर साहब ये बताए शाल देकर दिल्ली जाकर यस बॉय बनकर उन्होंने स्टेटहुड की प्रोग्रेस का हमें बता दीजिए, जम्मू कश्मीर के आवाम को बता दीजिए, जिन्होंने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया कि उस पर क्या पेश रखते हैं, क्यों अभी तक फेल हुए। क्या कभी उन्होंने इस बारे में कोई ऑल पार्टी मीटिंग की? क्या उन्होंने कभी कोई रोड मैप दिया आवाम को, अपने एमएलएज को इंक्लूडिंग, क्योंकि ये हम सब का मैनिफेस्टो में ये था कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। क्या उन्होंने कभी अपोजिशन के एमएलएज को बुलाकर अपने एमएलएज को लेकर ये कहा कि हम किस तरह परसू कर सकते हैं, किस तरह प्रेशर कर सकते हैं सियासी तौर पर, किस तरह हम पॉलिटिकली रेजिस्ट कर सकते हैं? लेकिन एब्सोल्युटली नॉट। उनको इख्तिदार की लत थी, वो इख्तिदार एंजॉय कर रहे थे। इसी तरह 370 के मामले पर आपने देखा कि उन इलेक्शन मैनिफेस्टो में, इलेक्शन रैलीज में उन्होंने ये कहा था जो ही पहली असेंबली आएगी हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। रेजोल्यूशन का कहीं नामो निशान नहीं। आज फिर से असेंबली लगने वाली है। लोगों के लिए उनके पास 5 दिन है, खाली 4 या 5 दिन का बिजनेस है, वो गवर्नमेंट बिजनेस है, वो बाकी ऑबिचरी है। 2 दिन 3 दिन ऑफ है, 1 दिन इलेक्शन है। लेकिन इसमें भी उनको वक्त नहीं है कि लोगों के मामला डिस्कस करके करेंगे क्या, जब उनके पास कहने को कुछ है ही नहीं, चाहे वो सियासी तौर पर उनके वादे हो या फिर गवर्नेंस पर उनकी बात हो। उन्होंने कंप्लीट सरेंडर किया है। तीसरी अहम बात जो हम सब पार्टियों का एक ही कॉमन मैनिफेस्टो में कॉमन पॉइंट थे, मैं उनको डिस्कस कर रहा हूं, वो था रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। इन्होंने इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन से लेकर असेंबली इलेक्शन तक हर जगह ये कहा कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को वापस लाएंगे, ये रिलीज के लिए कोशिश करेंगे। आज तक उमर साहब ये कहे कि क्या उन्होंने एक बार इसके बारे में कोई बात कही नई दिल्ली से, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स? बाकी की तो दूर की बात, वो अपने कुलीग जो एमपी बारामूला इंजीनियर रशीद साहब है, जो 18 लाख वोटरों की रिप्रेजेंटेशन करता है, जो 40% कश्मीर की आवाम को रिप्रेजेंट करता है, उन्होंने अपने कुलीग के बारे में एक अल्फाज नहीं बोला। यू मे हैव थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंसेस विद रशीद साहब, बट एटलीस्ट ही हैड बीन योर कुलीग। उनके बारे में तो कम से कम आप बात करते। महबूबा जी का समझ नहीं आ रहा है। महबूबा जी कह रही है शिफ्ट कर लो, शिफ्ट कर लो, शिफ्ट कर लो। क्या महबूबा जी का मतलब ये है कि उनको कभी छोड़ा ना जाए? हमारी डिमांड ये रहनी चाहिए कि हमें रिलीज कराई दीजिए। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, जो प्रिजनर्स है, जो जेलों में बंद है, जम्मू कश्मीर के जेलों के अंदर और बाहर, उनको रिलीज कर दीजिए। इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग देयर रिलीज, महबूबा जी एस्टोनिशिंगली डिमांडिंग शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। व्हाट डज दिस मीन, शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स? आप उनको जेल में ही खत्म करना चाहते हैं महबूबा जी। आपने देखा कि किस तरह तनवीर सादिक साहब ने
प्राइवेट मेंबर्स बिल को अपलोड किया। तनवीर सादिक साहब चीफ स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, सरकार के तर्जुमान हैं। सरकार के तर्जुमान को प्राइवेट बिल लाने की जरूरत क्या है? और वो ट्विटर पर उमर अब्दुल्ला से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें इसको पास करा दीजिए। क्या उमर अब्दुल्ला और चीफ स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपस में राब्ता नहीं है? क्या वो एज एमएलए होके भी उनको अपनी पार्टी में चलता नहीं है? जब रूलिंग पार्टी को, रूलिंग स्पोक्स पर्सन को, रूलिंग गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन को प्राइवेट मेंबर्स बिल लानी पड़ेगी, ऐसे में आप इस सरकार की हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर 1 साल हो गया, अभी भी पहले 6 महीने, फिर कैबिनेट फाइल, फिर लॉ डिपार्टमेंट। इतनी एब्सेंस है गवर्नमेंट की लॉ डिपार्टमेंट से, हमारी जनरल मेरिट स्टूडेंट्स की फाइल नहीं निकल पा रही है। इतना इसमें कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है कि जॉब प्रॉमिस किए थे, 1 लाख जॉब्स हम देंगे। 1 लाख जॉब्स 1 साल हो गया, 20 साल कम से कम अभी तक अपॉइंट होने चाहिए थे, वो भी नहीं। इन्होंने कहा था कि हम जो भी जॉब फॉर्म्स भरेंगे उनसे पैसे नहीं लेंगे, वो लेकिन कंटिन्यू हो रहा है। हायर एजुकेशन उन्होंने कहा था फ्री देंगे, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी, वो तो इनके पास था, वो भी कहीं नहीं है। डिग्निफाइड रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स, मुझे पता है, ये सरकार पता है कि इन्होंने 1 साल में कितनी बार पहल की, कितनी बार ये कश्मीरी पंडितों के लीडरशिप से मिले या उनकी फैमिली से मिले। क्या उन्होंने इस बारे में कश्मीरी पंडितों से बात की? एक तो वह कश्मीरी पंडित जो यहाँ से निकले हैं, दूसरे वो कश्मीरी पंडित जिन्होंने यहाँ से हिजरत नहीं की है, क्या उन्होंने उनसे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है आपकी? फिर तीसरी बात यह है, जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट पर लगे हैं, प्राइम मिनिस्टर पैकेज में यहाँ कश्मीरी पंडित लगे हैं, क्या एक बार भी इस सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने या सरकार ने उनसे कोई बात की? ऐसा लगता है ये सरकार कहीं है ही नहीं, खाली फ्री गैस। सतीश शर्मा जी ने लास्ट ईयर इन्हीं दिनों कहा था कि हमने सारा फाइनलाइज कर लिया है, चीफ मिनिस्टर साहब आपका अनाउंसमेंट करेंगे, न्यू ईयर गिफ्ट होगा। पुराना न्यू ईयर तो हो गया, नया न्यू ईयर आ रहा है, अभी तक फ्री गैस कहीं है नहीं। फ्री इलेक्ट्रिसिटी पहले कहा 200 यूनिट सबको मिलेंगे, फिर असेंबली में फिर ये कहा कि हम AY वालों को फ्री ये देंगे इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि AY BPL सारे इस मुसीबत में फंसे हुए हैं। जिनका एक ही कमरा है उनको भी 1500 बिल आती है। जो बाहर बेचारा रेडे वाला है, हैंड टू माउथ है, उसको भी 2000-2500 बिल आती है। वो जब बेचारा अपने फैमिली को मुश्किल से रोजगार दे रहा है, वो ऐसे में 1500 और 2000 रुपए कैसे बिल अदा करेगा? वेजर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल्स जो है, एडहॉक है, उनकी रेगुलराइजेशन के बारे में अभी तक कोई बात नहीं की है। या SPOs की आप देख रहे हो किस तरह उन बेचारों का क्या हाल है, उनके बारे में कोई बात नहीं। कुल मिला के अगर आप ये कहें कि ये कंप्लीट फेलियर है, NC गवर्नमेंट का अगर दूसरा नाम आप कंप्लीट फेलियर रखेंगे, NC's थाई नेम इज ए फेलियर, तो गलत नहीं होगा। इनके आप बड़गाम बाई इलेक्शन, प्रोमिनेंट जो सोशल एक्टिविस्ट है, उनके फादर ने भी काफ़ी काम किया है टफ टाइम्स में, जब यहाँ पर टर्माइल था, वायलेंस थी, तब भी उन्होंने काम किया था लोगों के, सरफराज खान। उनके बेटे नज़ीर अहमद खान साहब को हम आज अपना नॉमिनेट करते हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से हल्के इंतखाब बड़गाम के लिए।